नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादी। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों की इंडी अलायंस पर बड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने इंडी अलायंस से कहा कि वो बताएं कि उनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा कि इस देश ने 3 दशकों तक अस्थिरता की कीमत चुकाई। 3 दशकों तक अस्थिर सरकारें चली, लेकिन पिछले 10 वर्षों में देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है, देश को स्थिरता मिली है। पीएम मोदी के लिए अलग अलग टर्म्स यूज किए। उन्होंने ये भी बोला कि हम 2 से 4 पीएम बनाएंगे साल में बेशक, लेकिन हम पीएम मोदी को आने नहीं देंगे। देखिए, इस देश ने 3 दशक तक अस्थिरता की कीमत चुकाई है। 3 दशक तक अस्थिर सरकारें चली, निर्बल प्रधानमंत्री चले। 10 साल से देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है, स्थिरता मिली है। न केवल राजनीतिक स्थिरता, नीतियों के बारे में और विकास के कार्यक्रमों के बारे में भी स्थिरता मिली है। अब इंडी अलायंस अगर ये कहता है कि 1 साल शरद पवार बनेंगे, 1 साल ममता जी बनेगी, 1 साल स्टालिन बनेंगे, कुछ बचेगा तो राहुल जी बन जाएंगे, इस तरह से देश नहीं चलता है। मैं देश की जनता को मनपूर्वक अपील करना चाहता हूं कि अगर कोई संभावना है ही नहीं, मगर अगर इंडी अलायंस को बहुमत मिलता है तो देश की जनता ये जरूर सोचे इसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। 1-1 साल में प्रधानमंत्री ये कोई परचूरन की दुकान नहीं है जिसको अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से चलाया जा सके। ये देश है, ये देश को दुनिया का नेतृत्व करना है। इसका नीति निर्धारण, इसका विकास, इसकी सुरक्षा की परिस्थिति, इसके अर्थतंत्र का विकास एक लंबे समय तक एक नीति के साथ सातत्यपूर्ण तरीके से चलना चाहिए और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ही ये कर सकती है। 10 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को दी। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, इसके फल हमने देखे हैं। देश सुरक्षित हुआ है, समृद्ध हुआ है, नीति निर्धारण लोकाभिमुख और स्पष्ट हुआ है और दुनिया भर में देश का सम्मान बढ़ा है। मुझे पूरा विश्वास है 130 करोड़ की हमारी जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को मैंडेट देगी और बड़े बहुमत के साथ 2 बार जो मैंडेट दिया है इससे भी बढ़ चढ़कर बड़ी बहुमत देकर हमें जिताएगी। यूके के भाजपा के प्रवासी दोस्तों ने लंदन में रन फॉर मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने सम्मिलित होकर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपना विशेष लगाव दिखाया। कार्यकर्ता भाजपा का चुनाव प्रचार लंदन में भी करते नजर आए। भाजपा नेता शाजिया इल्मी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। शाजिया इल्मी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की शुरुआत कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई थी। पहले सारे गीत और गाने शीला ताई के खिलाफ होते थे, कांग्रेस के मुख्य लीडर्स के खिलाफ होते थे। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए। अब आम आदमी पार्टी में कोहराम है। पार्टी को खौफ है कि कहीं संजय सिंह ये पार्टी हड़प ना ले, क्योंकि बाकी नेता जेल में हैं। और क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। आम आदमी पार्टी की शुरुआत कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई थी। तो पहले तो सारे गीत थे और गाने इनके कैंपेन सॉन्ग्स होते थे शीला ताई के खिलाफ। जेल से के जवाब वाला इनका जो वीडियो चल रहा है उसमें बाकायदा अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे खड़े हुए हैं और जिस तरह से प्रचार की उनकी पूरी तैयारी है और जो कैंपेन सॉन्ग है उसमें न्यायपालिका पर आक्षेप लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कई धड़ों में बिखर गई है। कहीं ना कहीं इस बात का बहुत ज्यादा खौफ है कि संजय सिंह कहीं हड़प ना लें पार्टी को, क्योंकि बाकी नेता तो जेल में है। आम आदमी पार्टी की शुरुआत कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई थी। तो पहले तो सारे गीत थे और गाने इनके कैंपेन सॉन्ग्स होते थे शीला ताई के खिलाफ, कांग्रेस के अलग मुख्य लीडर्स के खिलाफ। थोड़ी देर बाद उन्होंने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। बीच में उन्होंने बाकायदा उद्योगपतियों के और उनके परिवारों के खिलाफ भी नारे लगाए।
अब आप सोचिए, जिस तरह से जेल से के जवाब वाला उनका जो वीडियो चल रहा है, उसमें बाकायदा अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे खड़े हुए हैं, और जिस तरह से प्रचार की उनकी पूरी तैयारी है और जो कैंपेन सॉन्ग है, उसमें न्यायपालिका पर आक्षेप लगाया जा रहा है, उसमें एजेंसियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो जो भी केबल लॉज हैं, जो भी ईसीआई की गाइडलाइंस हैं, ये उसके सख्त खिलाफ तो है ही, लेकिन जिस तरह से ये माहौल बना रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली का, हमारी अदालतों का, इसकी इजाजत तो जाहिर है नहीं हो सकती। क्योंकि एक अलग बात है कि आप किसी पार्टी को, चाहे कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, उसके खिलाफ आप बातें करें, धज्जियां उड़ाएं आप, लेकिन क्या आपको इस बात की अनुमति है कि आप लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत जो कुछ भी जांच प्रक्रिया है या अदालती कार्रवाई है, उसके खिलाफ, अब अदालतों के खिलाफ ही आप इस तरह का आक्षेप लगाएं और मजाक उड़ाएं? देखिए, हमारे देश के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी हमने देखा, जब लालू प्रसाद यादव बाकायदा जेल में थे तो राबड़ी देवी उनका प्रतिनिधित्व कर रही थी। लेकिन एक पूर्व संस्थापक सदस्य होने के नाते मैं इतना तो आपसे जरूर ही कह सकती हूं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कई धड़ों में बिखर गई है और पूरी तरह से अंदर वहां पे कोहराम है, और उसी के चलते अरविंद केजरीवाल जी की नुमाइंदगी सिर्फ सुनीता जी, या सुनीता भाभी मैं तो उनको कहती थी, कर रही हैं। और कहीं ना कहीं इस बात का बहुत ज्यादा खौफ है कि संजय सिंह कहीं हड़प ना लें पार्टी को, क्योंकि बाकी नेता तो जेल में है। और ये भी साफ तौर से जाहिर है कि आतिशी को और सौरभ को पूरी तरह से पार्टी का मुखिया बनाने के लिए ना तो काडर्स और ना ही लीडरशिप अभी तैयार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा अपने वक्तव्यों के माध्यम से चर्चा में बने रहने के आदी हैं। जिन्हें भारत के इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं है, वो इस प्रकार के अनर्गल टिप्पणी ही करेंगे। जिन लोगों ने अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहा है, वे भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे तो ये हास्यास्पद ही होगा। देखिए, राहुल गांधी जी हमेशा अपने वक्तव्यों के माध्यम से चर्चा में बने रहने के आदी हैं। जिन्हें भारत के इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं है, वे इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणियां करेंगे ही। खासतौर पर जब मैं राहुल गांधी की बात करता हूं तो मुझे याद आता है कि जिन लोगों ने कभी अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहा है, वे भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे तो ये हास्यास्पद ही होगा। भारत की एक समृद्ध परंपरा रही है और भारत को भारत बनाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों, राजा महाराजाओं, जनता जनार्दन और समाज के प्रत्येक तबके का अपने अपने क्षेत्र में सबका योगदान रहा है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि राहुल जी बोलते समय क्यों उन राजाओं के योगदान को भूल गए जिन लोगों ने भारत को भारत बनाने में योगदान दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अशोक महान हैं, महाराज मिहिर भोज हैं। यही परंपरा आगे बढ़ती है। पृथ्वीराज चौहान हैं, महाराणा प्रताप हैं, इससे पहले महाराज सुहेलदेव हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। देश की आजादी की लड़ाई में 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या उन तमाम लोगों के, राजा महाराजाओं के, महारानियों के योगदान को कौन विस्मृत कर सकता है।
आज भी भारत की गाथा में, भारत की परंपरा में बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ लोग उन्हें स्मरण करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। लेकिन राहुल जी को कभी मध्यकाल के मुगलों के वे अत्याचार याद नहीं आए जिन्होंने हिंदुस्तान का इस्लामीकरण करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, जिन लोगों ने अत्याचार और बर्बरता की सभी सीमाओं को लांघ डाला था। आखिर राहुल गांधी को इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। ये भी बताना चाहिए कि आखिर अयोध्या में राम मंदिर तोड़ने का दोषी कौन है, कौन दोषी था? काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर हो या फिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, इनको तोड़ने का दोषी कौन था? देश के अंदर व्यापक पैमाने पे मध्यकाल में देश की सनातन संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ तलवार के बल पर नरसंहार करने वाले कौन लोग थे? नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को किन्होंने नष्ट किया था? कौन लोग थे वह? उनकी भी तो थोड़ा चर्चा कर लेते। लेकिन दुर्भाग्य है, अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहने वाले भारत की विरासत के बारे में गौरव की अनुभूति नहीं कर सकते हैं, और उनसे उम्मीद करना भी मुझे लगता है कि ये अपने आप में नाइंसाफी होगी। और मुझे लगता है कि स्वयं में एक जो है अनावश्यक रूप से हम लोग माथापच्ची करें अगर राहुल गांधी जैसे लोगों से उम्मीद की जाए। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में सेना आतंकियों की तलाश कर रही है। रविवार को जम्मू कश्मीर पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। दोनों तरफ से हुई गोलाबारी में एक रक्षक गार्ड घायल हुआ था। उपचार के दौरान गार्ड की मौत हो गई। इसके बाद से सेना ने ऑपरेशन और तेज शुरू कर दिया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और गहन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा महिला नेता और कार्यकर्ताओं पर कथित हमले को लेकर भाजपा ने सिलीगुड़ी के माटीगाड़ा इलाके में बंद का आह्वान किया है। इसके चलते सोमवार को सिलीगुड़ी में मातागाड़ी के इलाके की कई दुकानें बंद पाई गई। भारतीय जनता पार्टी के एक स्थानीय भाजपा नेता ने रविवार को आरोप लगाया था कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन पर धारदार हथियार से हमला किया। हमले के चलते उसके सर पर काफी चोटें आई। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्होंने अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकराया था, उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में लोग ठुकरा देंगे। मोदी ने कहा कि राम मंदिर निर्माण का फैसला तो देश की आजादी के अगले ही दिन ले लिया जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस और उसकी मंडली ने 70 वर्षों तक कोशिश की राम मंदिर का निर्माण न हो। वोट बैंक की राजनीति के चलते उन्होंने आखिरी समय तक सुनिश्चित किया कि राम मंदिर का निर्माण न हो सके। इसके काम के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत है। इन्होंने राम मंदिर न बने इसके लिए सब कुछ कोशिश की। आखिरी दिन तक अदालत में भी गए और 2019 में तो यहां तक कह दिया कि ये केस अभी चलना नहीं चाहिए वरना मोदी को चुनाव में फायदा हो जाएगा। ऐसा कोर्ट में कहा। कांग्रेस पार्टी और उनके सारे चट्टे बट्टे राम मंदिर को रोकने के लिए 70 साल तक कोशिश करते रहे। उसके बावजूद भी ये राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं वो सब भूल करके, उनके सारे पापों को भूल करके, उनके सारे गुनाहों को भूल करके उनके घर गए। घर जाकर के सम्मानपूर्वक प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा में कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रण दिया। कि कितना बड़ा मन है, निमंत्रण दिया। और इन्होंने क्या किया? प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को इन्होंने ठुकरा दिया। मेरे भाइयों बहनों, जिन्होंने रामलला का अपमान किया है
जिन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया है, देश ऐसे लोगों को ठुकराएगा कि नहीं ठुकराएगा? कर्नाटका ठुकराएगा कि नहीं ठुकराएगा? आप लोग ठुकराएंगे कि नहीं ठुकराएंगे? और दूसरी तरफ कमाल देखिए, एक तरफ वोट बैंक के भूखे लोगों ने राम मंदिर का इतना बड़ा अपमान कर दिया, तो दूसरी तरफ अयोध्या में एक अंसारी परिवार है, शायद इकबाल अंसारी, उनका पूरा परिवार 2-2, 3-3 पीढ़ी से राम मंदिर के खिलाफ अदालत में केस लड़ रहा था और उसका कहना था कि बाबरी मस्जिद है, यहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। 3-3 पीढ़ी अदालत में लड़ती रही, लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया तो उन्होंने कहा अदालत का निर्णय मेरे सर आंखों पर है। इतना ही नहीं, वो जीवन भर, उनके पिताजी भी जीवन भर अदालत में लड़ते थे, लेकिन जब राम जन्मभूमि के ट्रस्टियों ने उनको भी निमंत्रण दिया, कांग्रेस और उसके चट्टे बट्टों ने तो निमंत्रण को ठुकरा दिया। लेकिन ये अंसारी परिवार देखिए, ये अंसारी मुसलमान होने के बावजूद भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में गए, पूरा समय बैठे, और इतना ही नहीं, उनका जो गनमैन था वो हिंदू था, तो उन्होंने गनमैन को एक लकड़ी की छोटा बना हुआ राम मंदिर की प्रतिकृति उसको भेंट में सौगात में दी। ये फर्क होता है भाइयों बहनों। यह देश विकास भी चाहता है, विरासत भी चाहता है। महीनों से चल रहे हमास और इजराइल युद्ध बढ़ते दिन के साथ और भी गहराता जा रहा है। दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध में इजराइल ने एक बार फिर गाजा के रफा शहर पर हवाई हमला किया है। इस एयर स्ट्राइक में एक बार में ही 13 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि दक्षिणी गाजा में रफा शहर पर इजरायली हमलों में 13 लोग मारे गए, जबकि कई अन्य घायल हो गए। गाजा में इजराइल के हमले पर बढ़ते तनाव के बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने फिर से हमला किया है। इस हमले में एक तेल टैंकर क्षतिग्रस्त होने और एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराए जाने की खबरें सामने आई है। अल जजीरा की रिपोर्ट में ये खबर सामने आई है। अपने लेटेस्ट टेलीविजन संबोधन में हूती के सैन्य प्रवक्ता साडी ने नौसेना मिसाइलों के साथ लाल सागर में ब्रिटिश तेल जहाज एंड्रोमेडा स्टार को निशाना बनाने की जिम्मेदारी। देश में इन दिनों भीषण गर्मी देखने को मिल रही है, वहीं देश के कई राज्यों में लू भी कहर बरपाएगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक बच्चों और बुजुर्गों को लू में बाहर न निकाल। आईएमडी ने अगले 5 दिनों में 12 जिलों के लिए अधिकतम तापमान की चेतावनी जारी की है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।